हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम स्थायी पवन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, स्थायी पवन में हम लोगों ने देखा था कि स्थायी पवन किसे कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने देखा था कि स्थायी पवन किसे कहते हैं, क्लियर है। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि स्थायी पवन के प्रकार, कितने प्रकार के स्थायी पवन होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया था कि उनकी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स पर पहले ही बात कर लिया है, लास्ट क्लास में ही बात कर लिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्थायी पवन की विशेषताएं। ठीक है, ये अलग से चैप्टर भी है जो आपके मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 3-3 नंबर में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार की विशेषताओं से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डोलड्रम की पेटी। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले आप देख लीजिए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डोलड्रम की पेटी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, अश्व अक्षांश। इसके बाद देखेंगे गरजती चालीसा। ठीक है, गरजती चालीसा। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रचंड पचासा और अंतिम में देखेंगे चीखती साठा। तो ये आज हम ए से लेकर के ई तक सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोलड्रम की पेटी। डोलड्रम की पेटी से पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कई बार 3 मार्कर में पूछा है, 3 मार्क में पूछा है प्रश्न जो है मेंस में, है ना। और ये कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा है। तो अभी तक हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो सभी टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेंस में हम कैसे लिखेंगे इसके लिए हम देखते हैं न्यू स्लाइड। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि डोलड्रम की पेटी, है ना, डोलड्रम की पेटी। तो डोलड्रम की पेटी किसे कहते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करें, ये सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, आप मेरे डायग्राम, मेरे द्वारा बनाए हुए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर मैंने ये बना दिया विषुवत रेखा। क्या बना दिया हमने? विषुवत, इक्वेटर बना दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि इक्वेटर पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है। क्लियर है, कोरियोलिस फोर्स यहां पर नहीं लगता है। इसका मतलब है हवाएं, कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, इसका मतलब है हवाएं यहां पर सीधी सीधी आती हैं, बैंड नहीं होती, मतलब विक्षेपित नहीं होती। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत मतलब इक्वेटर की बात कर रहे हैं, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल नहीं लगता है। ठीक है, कोरियोलिस बल यहां पर नहीं लगता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है विक्षेपित नहीं होती हैं। ठीक है, विक्षेपित नहीं होंगी, इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमोस्फीयर से, ध्यान से देखिएगा, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर से और सदर्न हेमोस्फीयर से, दोनों ही तरफ से जो हवाएं आएंगी वो सीधी रेखा पर आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से सीधी सीधे आएंगी, है ना। अगर ये सदर्न हेमोस्फीयर से हवाएं आ रही हैं और एक हवाएं जो है नॉर्दर्न हेमोस्फीयर से, उत्तरी गोलार्ध से आएंगी। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आएंगी। ठीक है, अब देखिए दोनों ही हवाएं आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर से आने वाली हवाएं और सदर्न हेमोस्फीयर से आने वाली हवाएं जो हैं, ये दोनों ही हवाएं जो हैं आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही। कहां पर टकरा रही हैं? तो विषुवत रेखा पर ये हवाएं क्या हो जा रही हैं? टकरा रही हैं। क्लियर है। अब विषुवत रेखा पर हवाएं जब टकराएंगी तो क्या होगा? हवाएं टकरा करके यहां से धरातल से वो वायुमंडल की ओर जाने लगती हैं। किधर की ओर जाने लगती हैं? वायुमंडल की ओर जाने लगती हैं, जिसकी वजह से, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से वहां पर हवाओं की मात्रा कम हो जाती है। फिर से मैं बता दूं, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए, यहां पर जब दोनों हवाएं टकरा रही हैं इस क्षेत्र में, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्र में दोनों हवाएं टकरा रही हैं और टकरा करके किधर की ओर चले जा रही हैं? वायुमंडल में चले जा रही हैं। तो यहां पर जो भी हवाएं हैं, यहां पर वायु
अगर वायुमंडल में चली जा रही हैं, इसका मतलब है धरातल पर हवाओं की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएंगी, मात्रा कम हो जाएंगी। और हवाओं की मात्रा कम होने की वजह से ही ये हवाएं जो हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र बन जाता है वो शांत क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है, शांत क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और इसी शांत क्षेत्र को हम कहते हैं डोलड्रम, ठीक है। क्या कहते हैं, डोलड्रम, या मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी है शांत पेटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि डोलड्रम की पेटी किसे कहते हैं। अगर आपसे टीचर पूछ रहा है या आपसे जो एग्जामिनर पूछ रहा है कि डोलड्रम की पेटी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, देखिए एकदम चैन से चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। कोरियोलिस बल नहीं लगता है, जिसकी वजह से हवाएं विक्षेपित नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि कोरियोलिस बल नहीं लगने के कारण विषुवत रेखा पर हवाएं विक्षेपित नहीं होती हैं। अब विक्षेपित नहीं होंगी, इसका मतलब है दोनों ही गोलार्धों से, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि दोनों ही गोलार्धों से आने वाली हवाएं जो हैं आपस में कहां पर टकरा जाएंगी, विषुवत रेखा पर टकरा जाएंगी। और विषुवत रेखा पर टकराएंगी तो टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर की ओर चले जाती हैं, इसलिए कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। मतलब हवाएं जो हैं वो धरातल से किधर की ओर चले जाती हैं, ऊपर क्षोभ मंडल में चले जाती हैं। तो धरातल से ऊपर चली गई, इसका मतलब है धरातल में वायु की मात्रा क्या हो रही, कम हो जा रही है। और वायु की मात्रा अगर कम होगी तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शांत क्षेत्र बन जाएगा। और इसी शांत क्षेत्र को ही हम कहते हैं डोलड्रम। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा से समझ लिया होगा। इसे देखिए, ये जो डोलड्रम बनता है वो दोनों ही गोलार्धों में कितने अंश के अंतर्गत बनता है, 10 डिग्री अक्षांशों तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, मतलब आप देख सकते हैं इस जो है एरिया में, ये जो आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रहा है, ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। ये आपका विषुवत रेखा, और ऊपर में आप देख रहे हैं ये है आपका नॉर्दर्न हेमोस्फीयर और नीचे है आपका सदर्न हेमोस्फीयर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर कितने अक्षांशों तक, 10 अंश अक्षांशों तक, और नीचे भी कितने अंश अक्षांशों तक, तो 10 अंश अक्षांशों तक। इन दोनों ही अक्षांशों के मध्य में यहाँ पर कौन सा पेटी बनता है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो है वो है डोलड्रम की पेटी बनती है। कौन सी पेटी बन जाती है, डोलड्रम की पेटी बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये था आपका डोलड्रम की पेटी। तो डोलड्रम की पेटी अगर आपसे 3 नंबर में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसे समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख करके भी पीपीटी में यहाँ पर रखा हूँ, जिसकी वजह से आपका नोट्स अच्छे से बनता चले। मैंने क्या लिखा है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है। मैंने पहले ही बताया लो प्रेशर बनता है, निम्न वायु दाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती हैं। शांत क्यों होती है, क्योंकि टकरा करके ऊपर की ओर चली जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस पेटी को ही शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका डोलड्रम, बहुत आसान है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है अश्व अक्षांश, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहने के पीछे का जो रीजन है, इसे भी हम समझेंगे अभी 2 सेकंड के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि अगर हम कह रहे हैं अक्षांश, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो है कौन से अक्षांश को हॉर्स या अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य में 30 से 35 अंश अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र को ही हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। कौन सा प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो इसे थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा हम यहाँ पर मैपिंग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका, ये ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बना दिया विषुवत रेखा, ठीक है। अब विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हाई होता है,
ठीक है, विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है। बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण ही कौन सा प्रेशर डेवलप होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है। लो प्रेशर पर आप सभी जानते हैं, लो प्रेशर पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर जाने लगती है। किधर की ओर जाने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। और क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में जाकर के ये हवाएं किधर की ओर मुड़ जाती हैं, क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं। ठीक है, क्षैतिज दिशा में मुड़ने के बाद ही, क्षैतिज दिशा में मुड़ने के बाद ही ये हवाएं पुनः धरातल की ओर आने लगती हैं। क्यों आने लगती हैं धरातल की ओर, तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूर्णन गति करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल किधर की ओर लगता है, तो हम सभी जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल किधर की ओर लगेगा, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, तो केंद्र की ओर लगता है, इस वजह से ये हवाएं जो क्षैतिज दिशा में चल रही थी, ये हवाएं फिर से केंद्र की ओर आने लगती हैं। ठीक है, जहां पर ये हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं धरातल पर, जहां पर ये हवाएं धरातल पर उतरती है, देखा गया है कि वो जो है क्षेत्र है वो 30 डिग्री है, 30 अंश अक्षांशीय रेखा है। दोनों ही गोलार्धों की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, क्लियर है। तो यहां पर प्रेशर कौन सा डेवलप हो जाता है, तो हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी 30 अंश अक्षांशीय रेखा को जहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है उसी क्षेत्र को हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण हम इसे अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, रीजन क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे का जो रीजन है इसे भी समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये जो है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मान लीजिए कि महासागरीय क्षेत्र है, ओशियन क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, जो है वाटर सरफेस है। ठीक है, वाटर सरफेस की अगर हम बात करें, ये देखिए वाटर सरफेस है। अच्छा, वाटर सरफेस के बाद मैं यहां पर जो है कलर चेंज कर रहा हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आए। ये देखिए, हम वाटर सरफेस पर यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि कोई नाव जो है वो चल रही है। ठीक है, ये नाव है। ठीक है, ये नाव है और ये जो है एक क्षेत्र से किधर की ओर जा रही है, दूसरे क्षेत्र की ओर जा रही है। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है, यहां पर अगर ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से हवाएं अगर नीचे की ओर आ रही है, क्यों ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो मैंने यहां पर बताया कि ये जो है 30 अंश अक्षांशीय रेखा है, 30 नॉर्थ या साउथ। और यहां पर हवाएं नीचे की ओर क्यों आ रही है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अभिकेंद्रीय बल के कारण हवाएं जो है नीचे की ओर आ रही है। अब अगर हवाएं नीचे की ओर आएंगी तो क्या देखने को मिलेगा, तो हवाएं जब नीचे की ओर आएंगी तो ये हवाएं कहां पर प्रेशर डालेगी, ये हवाएं जो है आपका जो शिप है उसको किधर की ओर ढकेलने लगेगी, नीचे की ओर ढकेलने लगेगी, जिसकी वजह से ये जो आपका नाव दिखाई दे रहा है वो नाव प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में जो है ये नाव क्या हो जाता था, नीचे डूब जाता था। क्या हो जाता था, डूब जाता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नाव डूबने की वजह से व्यापारी वर्ग बहुत परेशान थे कि आखिर यहां पर ये नाव क्यों डूब जा रहा है। ठीक है, क्यों डूब जा रहा है, तो इसी नाव को डूबने से बचाने के लिए व्यापारियों ने क्या किया, एक तरीका अपनाया। और वो कौन सा तरीका था वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पर जो है आपको मैं एक विजुअलाइज कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। आप देखेंगे तो यहां पर जो है देखिए कितने अच्छे से जो नाव है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर घोड़ों को लेकर के जा रहा है। ठीक है, घोड़ों के व्यापारी जो है घोड़ों का व्यापार करने के लिए ओशियन में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन होता क्या था कि जैसे ही ऊपर से हवाएं नीचे की ओर आती थी तो नीचे में जो आपका शिप था उस पर प्रेशर पड़ता था और वो शिप डूब जाता था। ठीक है,
तो वो क्या करते थे, व्यापारी क्या करते थे, उस नाव पे जो घोड़े होते थे उनको ओशियन में ही फेंक देते थे, जिसकी वजह से वो नाव हल्की हो जाती थी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी आपको शो होगा। देखिए इस व्यापारी, इस नाव को बचाने के लिए व्यापारी ने क्या उपाय अपनाया। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से घोड़ों को क्या कर दिया उन्होंने, ओशियन में फेंक दिया, जिसकी वजह से वे वहां पर जो नाव है, शिप जो है वो हल्का हो गया। और हल्का होने के कारण ही, ध्यान रखिएगा, हल्का होने के कारण ही अब देखिए ये नाव कितने स्मूथली, कितने अच्छे से हल्के होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने लगा। आप अभी देख सकते हैं कि घोड़ों की मात्रा में, संख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो ये उपाय जो है सारे व्यापारी जो है कौन से अक्षांश पर अपनाते थे, तो हम कह सकते हैं कि सारे व्यापारी जो है वो केवल और केवल 30 से लेकर के 35 अंश अक्षांशों तक ये अपनाते थे, ये उपाय अपनाते थे। यही कारण है कि इस अक्षांश को, कौन से अक्षांश को, 30 से 35 अंश अक्षांश को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, अश्व अक्षांश कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपने वीडियो विजुअलाइज करके बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। लेकिन अगर आपसे मेंस में प्रश्न पूछे, ठीक है, अगर आपसे मेंस में प्रश्न पूछे तो आप किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, इसे भी हम जो है मैं आपको पीपीटी के थ्रू मैंने समझा दिया है। देखिए अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर व दक्षिण अर्थात दोनों ही गोलार्धों में पाए जाने वाले एक उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी है। मैंने पहले ही बताया हाई प्रेशर डेवलप होता है उन क्षेत्रों में, ठीक है। यह पेटी पछुआ तथा व्यापारिक पवन की पेटियों के बीच में होती है। देखिए एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इसलिए मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके बता दूं कि हो सकता है आने वाले समय में आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि अश्व अक्षांश कौन से दो हवाओं के पेटियों के मध्य में बनता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्यापारिक पवन की पेटी और कौन सी पवन की पेटी, पछुआ पवन की पेटी के मध्य में ये जो है अश्व अक्षांश का निर्माण होता है, ठीक है। ये काफी शांत पेटी होती है और यह हर साल कुछ डिग्री उत्तर व दक्षिण में खिसकती है। तो आपको 3 बातें महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। कौन कौन सी बातें, जल्दी बता दीजिए, आपको भी आई थिंक जो है याद हो गया होगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि कौन से अक्षांश को जो है हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, 30 से 35 अंश अक्षांश को क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा पेटी बनता है, तो हाई प्रेशर बनता है। तीसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे कि कौन कौन सी 2 हवाओं की वजह से बनता है, तो ट्रेड विंड और साथ ही साथ कौन से विंड, तो वेस्टर्लीज विंड, क्लियर है। और चौथा पॉइंट बताएंगे जो है यहाँ पर जो है हॉर्स को क्या किया जाता था, नाव को डूबने से बचाया जाता था। इस वजह से इस अंश को हमने क्या किया, इस अक्षांश को हमने क्या कह दिया, अश्व अक्षांश, क्लियर है। तो अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसके बाद हम जो है तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ लिया डोलड्रम, अश्व अक्षांश से पढ़ लिया। अब गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। अच्छा, बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि सर इसे जरूर पढ़ाइए, इसके नाम से बहुत ज्यादा बच्चों को इंटरेस्ट बन जाता है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो है क्लियर बता दें कि ये कुछ अलग चीज नहीं है। यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को सभी देखिएगा, ये मैं बना रहा हूँ ओशियन लेवल, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये मैं बना रहा हूँ ओशियन लेवल, ठीक है। ये ओशियन लेवल है। ओशियन लेवल की बात की अगर हम बात करें, तो देखिएगा ये मैं बना दिया, ये है आपका लैंड सरफेस और ये है आपका वाटर सरफेस। कौन सा सरफेस है, वाटर सरफेस, क्लियर है। लैंड सरफेस में आप सभी जानते हैं लैंड सरफेस जो है वो समतल नहीं होता है, ठीक है। कैसा होता है फिर, आप बताइए फिर कैसा होता है। तो हम बता सकते हैं कि लैंड सरफेस पर कहीं पर तो मैदान देखने को मिलता है, तो कहीं पर पठार देखने को मिलेगा,
कहीं पर पठार देखने को मिलेगा और कहीं पर तो पर्वत भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है इसे हमको समझना है आज। ठीक है, देखिए बहुत आसान है ये टॉपिक, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। देखिए जब हवाएं जो हैं वाटर सरफेस पर चलती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हवाएं वाटर सरफेस पर चलती हैं तो वाटर सरफेस एकदम समतल होता है। ठीक है, एकदम जो है वो क्या होता है, प्लेन होता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि ए से लेकर के बी तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं होता है। अवरोध का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का हवाओं के चलने के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकर नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से हवाएं क्या होती हैं, स्मूथली चलती हैं। ठीक है, स्मूथली चलती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये हवाएं लैंड सरफेस पर आती हैं, जैसे ये हवाएं लैंड सरफेस पर आती हैं, तो लैंड सरफेस पर जैसे ही हवाएं आएंगी तो मैदानी भाग में तो ये बहुत आसानी से चलती हैं, लेकिन जैसे ही मैदानी भाग को क्रॉस करती है तो इसके मार्ग में अवरोध के रूप में, ब्रेकर के रूप में क्या मिल जाता है, पठार मिल जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हवाओं के मार्ग में, आप मेरे हाथ को देखिएगा, जैसे ही हवाएं जो हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रही हैं और जैसे ही उसके मार्ग में, हवाओं के मार्ग में अवरोध आता है तो हवाओं का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हवाओं का स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, पठार को ये हवाएं क्रॉस भी कर लेती है तो फिर एक जो है अवरोध के रूप में क्या मिल जाता है, पर्वत मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लैंड सरफेस पर हम यहां पर लिखेंगे, लैंड सरफेस पर हवाओं के मार्ग में, ठीक है, हवाओं के मार्ग में अवरोध, ठीक है, अवरोध अधिक होता है, अवरोध अधिक होता है। ठीक है, अब अवरोध अधिक होगा तो मैंने पहले ही बताया, जब हवाओं के मार्ग में अवरोध अधिक होगा तो हवाएं जो हैं उनका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा, मतलब हवाएं जो हैं वो धीरे धीरे चलेंगी, मतलब उनका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जहां पर अवरोध नहीं होगा, जो है आपका जलीय सतह पर अवरोध नहीं होगा, जहां पर अवरोध नहीं होगा वहां पर हवाएं बहुत तेज गति से चलेंगी। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में जो है ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% घुस जाना चाहिए कि जलीय सतह पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं और स्थलीय सतह पर हवाएं जो हैं वो धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, अब देखिए हवाएं बहुत तेज चलती हैं, इस वजह से क्या होता है कि जब हवाएं महासागर पर चलती हैं, जब ओशन पर चलती हैं, तो तेज चलने की वजह से, स्मूथ चलने की वजह से अलग अलग साउंड जो है वो जनरेट करती है, साउंड आती हैं। जब हवाएं बहुत तेज गति से महासागर पर चलती हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। वैसे भी इसका प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जब आप बाइक चलाते होंगे या जब आप स्कूटी चलाती होंगी तो ध्यान रखिएगा, हमारे कान में जब हम तेज करते हैं स्कूटी को या बाइक को तो हमारे कान में एक अलग सा साउंड बनता है, वो हवाओं का साउंड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो गरजती चालीसा या प्रचंड पचासा और चीखती साठा की बात करें तो ये कुछ और नहीं, ये साउंड, आवाज के कारण ही इसका नाम गरजती चालीसा हुआ है। ठीक है, गरजती चालीसा का मतलब समझ जाइए, 40 अंश अक्षांशीय रेखा पर, कौन से अक्षांशीय रेखा पर, 40 अंश, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, 40 अंश अक्षांशीय रेखा पर कौन से गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, तो सदर्न हेमोस्फीयर की बात करें। सदर्न हेमोस्फीयर की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड सरफेस कम है। लैंड सरफेस का मतलब है हवाएं, मैंने यहां पर पहले ही बता दिया, लैंड सरफेस का मतलब क्या है कि हवाएं धीरे धीरे चलेंगी, और जहां हवाएं धीरे धीरे चलेंगी वहां पर साउंड ज्यादा जनरेट नहीं होगा। तो मोस्टली ये प्रॉपर्टीज कहां पर देखने को मिलता है, तो सदर्न हेमोस्फीयर में देखने को मिलता है। कौन से अक्षांश पर, तो 40 अंश अक्षांश पर जो है आवाज जो आती है वो आवाज ऐसा लगता है कि वो चीखने की, गरजने की आवाज है। जैसे बादल गरजते हैं ना,
तो बादल की गरजने की आवाज जो होती है सेम उसी प्रकार की आवाज जो है इस जो है अक्षांश पर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में क्या जो है किस प्रकार की आवाजें आती हैं। आई थिंक आप सुन पा रहे होंगे। देखिए इतनी तेज हवाएं हैं कि लहरें जो हैं कितनी ऊपर तक उठ करके फिर नीचे जा रही हैं और यहाँ पर शिप चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है ये गरजती चालीसा है। अगर हम बात करें गरजती चालीसा के बाद, तो गरजती चालीसा में आवाज कैसे आती है? गर्जन जैसी, मतलब बादलों के गरजने के समान वहां पर आवाजें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वहां पर हवाओं के चलने की वजह से ये आवाज जो है आती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप जो है इस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये गरजती चालीसा में आपको लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, मैंने पहले ही बताया कि सदर्न हेमोस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर मार्कर यूज कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाए। 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को, ध्यान रखिएगा, ये जो आवाज आता है, ये जो हवाएं हैं वो कौन से अक्षांश पर चल रही हैं? तो 40 डिग्री पर चल रही, 40 अंश अक्षांश पर चल रही हैं। और हमने पहले पढ़ लिया है कि 40 अंश अक्षांश या रेखा पर कौन सी हवाएं चलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पछुआ पवन चलती हैं। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व चलने वाली ये हवाएं होती हैं। ठीक है, तो शक्तिशाली हवाएं जो पछुआ पवन होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह वायु जो है भूमध्य रेखा से वायु दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने से और पृथ्वी के घूर्णन से बनते हैं। ठीक है, ये शक्तिशाली क्यों बन रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं जो हैं, पृथ्वी जो है वो क्या हो रहा है, अपने अक्ष पर रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से कोरियोलिस बल भी यहाँ पर लगता है। तो हमने पढ़ भी लिया है कल की 40 अंश अक्षांशीय रेखा पर 100% क्या लगेगा? कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो हवाएं शक्तिशाली क्यों हो जा रही हैं? एक तो क्लियरली दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो वाटर सरफेस है, सबसे पहला रीजन वाटर सरफेस है, इसका मतलब अवरोध नहीं आता है, तो हवाएं बहुत अच्छे से स्मूथली चलती हैं। और दूसरा रीजन क्या है? कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो है वो भी लगता है। दो रीजन है जिसकी वजह से हवाओं की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और हवाओं की गति अगर तेज हो रही है तो हवाएं जो है महासागर में चलने की वजह से क्या कर रही है? साउंड जनरेट कर रही हैं, और उसी साउंड को सुन करके वहां पर ऐसा लगता है कि बादल जो है गरज रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे गरजती चालीसा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रचंड पचासा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि प्रचंड पचासा मतलब 50 अंश अक्षांशीय रेखा। ठीक है, कौन से गोलार्ध? तो सदर्न हेमस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध की ही बात होगी। 50 अंश अक्षांशीय रेखा पर ध्यान रखिएगा, फिर से दो रीजन, एक तो वाटर सरफेस और दूसरा क्या रीजन मैंने बताया था? यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो है वो 40 अंश अक्षांशीय रेखा से भी अधिक लगेगा, जिसकी वजह से महासागर में आवाज और भी तेज आ जाती है। ठीक है, और भी तेज जो है आवाज बनती है। जो हमने 40 पर देखा था उससे भी तेज आवाज जो है इस लैटिट्यूड पर जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं प्रचंड आवाज आता है। कैसी आवाजें हैं? प्रचंड आवाज है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं प्रचंड पचासा। किस प्रकार का आवाज है तो मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूं जिससे आप कभी भूले ना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है प्रचंड पचासा, जिसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखिए ये जो है मैं आपके लिए कुछ
पहले से लेकर के रखा था जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। आपको आवाज़ आई थिंक सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ये आवाज़ें जो हैं, देखिए तो ये आवाज़ जो है गरजती चालीसा से भी तेज आवाज़ प्रचंड पचासा में आता है। किस प्रकार से नाव को चलने में कितनी परेशानी जो है उठानी पड़ रही है, ये आप देख सकते हैं आपकी वीडियोस में। ठीक है, तो ये था आपका प्रचंड पचासा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसके साथ ही साथ जो है चीखता साठा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि आखिर चीखता साठा क्या है। लेकिन प्रचंड पचासा को हम फिर से जो है एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के कारण ही 50 डिग्री अक्षांश के आसपास प्रचंड पचासा नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 50 अंश अक्षांशीय रेखा पर। रीजन आप बता सकते हैं, दो रीजन है, एक तो वाटर सरफेस है और दूसरा रीजन क्या है, कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जिसकी वजह से महासागर से प्रचंड आवाज आती है, जिसे हम कहते हैं प्रचंड पचासा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं लास्ट आज का टॉपिक जो है वो है चीखता साठा। ठीक है, चीखता साठा। ठीक है, या इसको हम कहते हैं चीखती साठा। तो सेम टू सेम फिर से वही रीजन है, 60 अंश अक्षांशीय रेखा पर, कौन से हेमोस्फीयर में, सदर्न हेमोस्फीयर में। ध्यान रखिएगा प्रचंड पचासा से भी तेज आवाज आती है, प्रचंड पचासा से भी तेज आवाज आती है। रीजन क्या है, रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है रीजन। तो ध्यान रखिएगा रीजन में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले वाटर सरफेस है, इसका मतलब है स्मूथली हवाएं चलेंगी। और दूसरा रीजन आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोरियोलिस फोर्स, आपने पढ़ा था कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू सर्वाधिक होता है। यही रीजन है कि आवाज सर्वाधिक देखने को मिलता है। आवाज ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, बहुत तेज चीख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो ओशियन लेवल है वो किस प्रकार से जो एकदम से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है ये कितना नीचे की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेज साउंड आता है। फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये आवाजें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं पहले ये, हाँ यस, आप देखिए किस प्रकार से ये आवाजें जो हैं आपको सुनाई दे रही होंगी। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से आवाजें जो हैं बहुत तेज साउंड आता है। देखिए किस प्रकार से जो है वेव्स जो है उठ रही हैं और वहां पर चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहां पर चलना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आवाज के कारण ही गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, या ऐसा कह सकते हैं कि हमने आज कंप्लीटली क्या क्या देख लिया। तो इसके हमने ये सबसे पहले हमने क्या देख लिया, डोलड्रम। ठीक है, इसके बाद अश्व अक्षांश, इसके बाद गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा। और इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाता है टोटली स्थाई पवन। ठीक है, स्थाई पवन से अब चाहे वो कोई प्री का क्वेश्चन हो या कोई मेंस का क्वेश्चन है, अब आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम जो है कंटिन्यूअस आपके साथ जो है टॉपिक्स को शेयर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ हम लाइव जोड़ सकें। और अगर आप मुझे लाइव सेशन से जोड़ना चाहते हैं या लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे पास 1000 जो है वो सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। अगर 1000 जो है अगर हमें सब्सक्राइबर मिल जाए तो हम लाइव आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लाइव अगर मुझे देखना है, अगर लाइव हमसे जुड़ना है तो प्लीज़ सभी बच्चे जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है,
अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करके भी पूछें, और फाइनली अपने सभी ग्रुप्स में क्या करें, इन्हें शेयर करें। अगर मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ना है तो इस कोड को यूज करें, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिएगा।